हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज नितिन सिन्हा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल NITech on youtube.com। सो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट की डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से टूल की रिक्वायर्ड होती है और कैसे हमारा वेबसाइट वर्क करता है। ठीक है, कैसे देखिए हमें वेबसाइट हमारा इंफॉर्मेशन, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो इंटरनेट से एक्सेस करके हमें हमारे ब्राउजर पे डिस्प्ले कराता है। ओके गाइस, तो हम आज इन दो पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, हाउ डज वेबसाइट वर्क। इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर कराना चाहता हूँ। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज कैसे, देखिए मैं आपको टर्मिनोलॉजी से बताता हूँ क्या क्या टर्मिनोलॉजीज पहले सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ अगर टाइप करता हूँ javateepoint.com, ठीक है, ये एजुकेशनल वेबसाइट है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में अपने बताया था कि जब भी हम कोई वेबसाइट का नाम यहाँ पे टाइप करते हैं, जो पहला पेज खोल के आता है, स्टार्ट होके आता है, उसे क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। ठीक है, और ये पर्टिकुलर javateepoint.com क्या है, ये URL एक डोमेन नेम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपल क्लिक और दोबारा क्लिक कीजिए, देखिए दो नई चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है www और एक आ रहा है HTTPS। ठीक है, यहाँ पे ये दो टर्मिनोलॉजीज होती क्या है। javateepoint.com तो हम जानते हैं कि डोमेन नेम है हमारा, ठीक है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम है, लेकिन ये www और HTTPS क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले इसके बारे में हम छोटी सी थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं। देखिए, क्लाइंट साइड कम्युनिकेशन, दोस्तों क्लाइंट साइड कम्युनिकेशन का सिंपल से इतना टर्म समझिए कि आप वेब ब्राउजर बैठे हैं और आप इंटरनेट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में इतना से समझिएगा कि आप इंटरनेट पे, अपने चाहे एंड्रॉइड पे हो, चाहे आप लैपटॉप पे हो, डेस्कटॉप पे, किसी पे भी हो, आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी है और आप ब्राउजर के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, सिंपल से इतना समझिए और रिस्पॉन्स आ रहा है, उसी कहते हैं क्लाइंट साइड कम्युनिकेशन। क्लाइंट साइड कम्युनिकेशन के अंदर जो टर्मिनोलॉजी अगर होती है वो है पहला वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड वेब होती क्या है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहां पे हमारे वेबसाइट के सारे डॉक्यूमेंट्स और उससे रिलेटेड अदर रिसोर्सेज स्टोर होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक URL की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिंपली भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप www को एज अ कंटेनर समझिए और उस कंटेनर के अंदर हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले दोस्तों कि वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन वो रख रहा है एक सिस्टमैटिक वे से कीप कर रहा है। इन दैट केस कि अगर यूजर किसी भी ब्राउजर पे कोई भी क्वेरी फायर करता है तो उसको जब वो वेब सर्वर के पास वो क्वेरी गई तो उसको रिट्रीव करने में उसको आसानी हो। ठीक है, जो उसका ऑथर है या जो उसका एडमिन है, वो एडमिन भी उसको इजीली अपडेट और मॉडिफाई कर सके, इंफॉर्मेशन सिस्टम को इजीली रिट्रीव कर सके, इजीली मॉडिफाई कर सके। ठीक है, तो आज का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है दोस्तों वो पहले के इंफॉर्मेशन सिस्टम से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। जैसे कि पहले तो हम कॉपी और पेन बेस पे थे। ठीक है, एन नंबर ऑफ कॉपीज लगती है, एन नंबर ऑफ पेज लगते हैं। 10 साल पहले का रिकॉर्ड उठा के देखना हो तो हमें देखिए बहुत टाइम लगता था डेटा ढूंढने में, काफी सारे लोग भी लगते थे, काफी सारा टाइम चला जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब हमने एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम बना लिया है जहां सिंपली आपको क्या करना, आपका सारा चाहे 10 साल पुराना डेटा भी हो, आपको क्या करना है, सब सिंपली जो उसके बारे में कोई भी पर्टिकुलर आईडी डालिए और वो डेटा आपका रिट्रीव होके आ जाएगी, भले ही वो 10 साल पुरानी क्यों ना हो। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे अभी बात कर रहा था मैं कि www होता क्या है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि www एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहां पे हमारे सारे वेब डॉक्यूमेंट्स और अदर रिसोर्सेज स्टोर होती हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक URL की जरूरत पड़ती है। URL इन द सेंस दोस्तों कहने का सिंपल मतलब इतना है कि अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये जो आ रहा है ना आपका, ये एक पूरा का पूरा URL होता है। ठीक है, javateepoint.com तो आप सिर्फ क्वेरी फायर करते रहो, लेकिन एक्चुअली जो जा रहा होता है ना वो जा रहा होता है https://www.javateepoint.com। इसके फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स आ रहा होता है। ठीक है, इसे कहते हैं URL। ये जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे ये है https://www.javateepoint.com। ये एक कंप्लीट URL होता है और ये URL हमें क्या कर रहा है, जो URL जिसके लिए हमने टाइप किया है हमें वो पर्टिकुलर वेब पेज उठा के डिस्प्ले करा दे रहा है हमारे ब्राउजर पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको और अच्छे से समझते हैं। अगर मैं यहाँ javateepoint.com पे हूँ, मैंने यहाँ PHP की लिंक को ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ PHP ट्यूटोरियल आ रहा है,
ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से वेब ब्राउजर सर्च फील्ड से, और इस यहाँ पे आके न्यू टैब में आके मैं इसको पूरा पेस्ट करता हूँ। अब देखिए इसके साथ क्या क्या इंक्लूड होके आया है, https डबल बैकवर्ड स्लैश और फिर www.javaticon.com/php-tutorial। अब अगर हम इसको एंटर करते हैं तो हमें होम पेज में नहीं ले जाएगा। अब हमें ये पर्टिकुलर जिस URL के लिए या जिस रिसोर्स के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है ना, वो रिसोर्स हमें उठा के शो करा देगा हमारे ब्राउजर पे। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों यूआरएल लिखने का मेथड कैसे होता है, सिंपल से आपको लिखना है, यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा javaticon.com टाइप करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए स्टार्ट किया मैंने और यहाँ देखिए ये आया। सिंपल सा यूआरएल लिखने का जो तरीका है वो है क्या, https डबल बैकवर्ड स्लैश और फिर www.javaticon.com। ठीक है, ये यूआरएल लिखने का मेथड होता है। ठीक है, अब जो भी हमारे वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर या सिंपली वेब के अंदर जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लिंक के थ्रू या फिर किसी एक हाइपर लिंक के थ्रू वो अटैच हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने सिंपली आपको एक्सप्लेन किया, अगर मैं आपको यहाँ पे किसी भी जी की पर्टिकुलर चीज पे ले जाऊं तो ये क्या है, इस सारे के सारे इंफॉर्मेशन एक दूसरे से क्या है, अटैच है। ठीक है, javatip.on.com के होम पेज से ये हमारा जो पेज था, DBMS ट्यूटोरियल का जो पेज था, ये हमारा क्या है, ये अटैच है। ठीक है, अगर हम MongoDB पे जाना चाहते हैं तो MongoDB पे जा रहे हैं, देखिए MongoDB पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, सॉरी MongoDB रिडायरेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा में एक और समझिए दोस्तों, हम पर्टिकुलर किसी भी पेज पे जा रहे हैं ना, तो ये फील्ड बॉक्स, ये बटन और ये हेडर हर पेज में हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन लिंक है ना, जिस पे भी हम जा रहे हैं हमें ये लिंक मिल ही रहा है। तो क्या है, एक दूसरे से क्या है, अटैच ही तो है। ठीक है, इसे कहते हैं कि सारे जो वेब सर्वर के अंदर पाए जा रहे हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं। ठीक है, अदर थिंग, द रिसोर्सेस आर ट्रांसफर्ड टू यूजर विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। सिंपल सी भाषा में दोस्तों आप इतना समझिए कि HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही हमें सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है। ठीक है, यही वो प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम वेब सर्वर अपना सारा कंटेंट उठा के हमारे ब्राउजर पे डिस्प्ले कराता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है आपको समझाने के लिए, इसको सिंपल भाषा समझिए। ये है आपका www। ठीक है, www को एज ए कंटेनर समझिए और फिर यहाँ पे n नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये बॉक्सेस के रूप में। ठीक है, ये जो बॉक्सेस के रूप में ये रिसोर्सेस हैं। अगर क्लाइंट अपने ब्राउजर के थ्रू यहाँ से इसने एक रिक्वेस्ट की, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है वर्ल्ड वाइड वेब पास थ्रू दें इंटरनेट की हेल्प से, क्योंकि क्या करेंगे, हमें अगर वेब सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, ठीक है, रिक्वेस्ट है कहाँ, वर्ल्ड वाइड वेब के पास। अब यहाँ पे इसने सर्च की कोई भी जो भी यूजर ने क्वेरी फायर किया क्या वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर वो चीज अवेलेबल है तो क्या किया, वर्ल्ड वाइड वेब ने उसको रिस्पॉन्स क्लाइंट के ब्राउजर पे डिस्प्ले करा दिया। अगर इन दैट केस अगर सिंपल सी बात करूं javaticon.com की, तो javaticon.com जब यहाँ से मैंने क्वेरी फायर की तो यहाँ पे हमें javaticon.com का एक जगह हमें क्या मिला, रिसोर्स मिला और हमने उसको क्लाइंट के ब्राउजर पे डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब ने क्लाइंट के ब्राउजर पे एज ए रिस्पॉन्स उसको डिस्प्ले करा दिया। अब क्या कर सकता है, अब क्लाइंट उसके रिसोर्सेज को देख सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन को देख सकता है, जितनी की इंफॉर्मेशन अभी उस समय उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, सिंपल टर्म्स में। तो दोस्तों इसी के बेसिस पे वर्क करता है एक वेबसाइट। ठीक है, सिंपल से टर्म्स में यहाँ पे देखिए मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ कि आपने क्या किया, अपने ब्राउजर के हेल्प से, इंटरनेट के हेल्प से, ठीक है, ब्राउजर में अपने javaticon.com पे वेबसाइट के लिए अपने क्वेरी फायर की और वो क्वेरी एज ए रिक्वेस्ट कहाँ गया, इंटरनेट में। इंटरनेट पे जो वेब सर्वर है, वेब सर्वर से उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि क्या आपके पास javaticon.com नाम का कोई वेबसाइट है। अगर वो वेबसाइट है, ठीक है, तो एज अ रिस्पॉन्स इंटरनेट के हेल्प से HTTP के फॉर्म में, मैंने भी कहा ना कि जो वेब सर्वर से जो मैसेजेस आते हैं वो HTTPS के थ्रू आते हैं, तो HTTP के फॉर्म में वो हमें हमारे क्लाइंट के ब्राउजर पे डिस्प्ले करा देंगे।
ठीक है। अब यूजर उसके इन्फॉर्मेशन को देख सकता है। सिंपल टर्म्स में मैं अगर यहाँ देता हूँ, अभी हमारे पास देखिए अभी हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हमें सिंपल से गूगल का डिफॉल्ट पेज खुल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखिए जिक्स फॉर जिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि एक एजुकेशनल वेबसाइट है दोस्तों, तो देखिए हमें अब जिक्स फॉर जिक्स के देखिए जिक्स फॉर जिक्स का हमें एक लिंक मिल जाता है और हम यहाँ से डायरेक्ट अब जिक्स फॉर जिक्स के पेजेस पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है उसमें है, लेकिन यहाँ सिंपल समझिए कि हमने javaT-point.com को क्या किया, हमने सिंपली javaT-point.com पे यहाँ पे टाइप किया, रिक्वेस्ट गई, वहां वेब सर्वर ने क्या किया, देखा javaT-point.com नाम का एक रिक्वेस्ट आया है, उसने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, सर्च किया, उससे वो मिल गई, रिसोर्स मिल गया और सारे के सारे उसके जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसने उठा के HTTPS के साथ हमें हमारे ब्राउजर पे क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था यूआरएल क्या होता है। यूआरएल के हेल्प से कि हम जेकी वेब पे यहाँ पे सर्वर पे स्टोर किए हुए सारे वेब डॉक्यूमेंट्स और सारे जेकी उसके अंदर रिसोर्सेज को देख सकते हैं, ठीक है, ये था। अब एक प्रोग्रामिंग यानी कि वेब डेवलपमेंट हमें सीखने के लिए, यानी कि वेब डेवलपर बनने के लिए, सिंपली भाषा को वेबसाइट डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जो पहला टूल दोस्तों एडिटर दोस्तों कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जहां पे अपने कोड्स को राइट करते हो, ठीक है, वहीं पे आपके कोड्स राइट होंगे और वहीं पे आपके कोड्स क्या होंगे, डिबग होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे एडिटर्स आते हैं जैसे कि एडिटर्स में फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, नोटपैड दोस्तों, ये हमें जो किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मेंटेन जो सॉफ्टवेयर मिलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे नोटपैड भी क्या करता है, नोटपैड के थ्रू भी हम अपने HTML की कोडिंग कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट की कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस है, VS कोड है, एटम है और सबलाइम टेक्स्ट है दोस्तों, ये कोड एडिटर्स हैं, ठीक है, ये कोड एडिटर्स हैं। हाँ एक बताओ, मैं यहाँ पे आप सबको प्रेफर करूंगा कि नोटपैड, और अगर जो नोटपैड प्लस प्लस पे जिसकी कमांड है वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सीखना है रैपिडली अपने कोडिंग को टाइप करना, कि आपको ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े और आपके कोड ऑटोमेटिकली की वो स्ट्रक्चर बना के आपको दे दे, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि VS कोड को आप यूज कीजिए। देखिए नोटपैड भी हम यूज कर सकते हैं HTML के फॉर्म को बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा VS कोड। ऐसा क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं आया, ये मैंने नोटपैड की फाइल स्टार्ट की। अब मुझे यहाँ पे दोस्तों करना ये होगा ना कि मुझे स्पेसिफिक यहाँ पे पहले HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो टाइप करना होगा। देखिए मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, HTML, हमने टैग स्टार्ट किया /head, ठीक है, यहाँ मैंने बॉडी स्टार्ट की, बॉडी क्लोज, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ सिंपली /HTML, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों HTML का, ठीक है, HTML का। और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, कुछ भी अगर मुझे पैराग्राफ लिखना है, कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, तो देखिए सिंपल मुझे क्या करना होगा, मुझे उसके वजह की टैग से स्टार्ट करने होंगे पहले, और फिर उसके बाद मुझे उसके टैग को क्लोज करना होगा /H1, ठीक है, और उसके बाद हमें देखिए लिखना होगा नितिन सिन्हा, या फिर सिंपल सा लिखता हूँ, आपको मैसेज देता है इसी के तरीके से, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है, इतना करना है। तो इतना टाइप करने के देखिए हमें कितना टाइम लगेगा, हमें पहले उसकी पूरी बॉडी को बनाना होगा, फिर अगर कहीं एंडिंग और स्टार्टिंग टैग्स है तो हमें पहले उसको एंड क्लोज करना होगा, फिर उसके बीच में कंटेंट लिखना होगा, ठीक है। इस तरह की चीजें अभी हमें इसमें नोटपैड में करनी होगी। ये तो एक छोटा सा है, लेकिन अगर क्या हो हमें एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना हो, ठीक है, हमें एक बड़ी 100 लाइन्स ऑफ कोड्स अगर लिखना हो तो उसके लिए क्या है दोस्तों, नोटपैड काफी टाइम टेकन है, ठीक है। इन दैट केस मैं रिकमेंड करूंगा VS कोड, ठीक है। देखिए VS कोड में जाते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं दोस्तों कि जो कि आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करेगा, वो सारे स्ट्रक्चर बना के देगा। सिंपली देखिए मैंने टाइप किया और यहाँ इंटर किया, देखो HTML5 के रिलेटेड जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली क्या किया, हमें बना दे दिया, हमें अपने आप से टाइप करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ, मुझे सिंपल लिखना है H1 टाइप के अंदर, देखिए हमें एंडिंग और देखिए स्टार्टिंग
दोनों हमें टैग्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर लिख सकते हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ बटन भी बनाना है दोस्तों, कोई भी बटन बनाना तो सिंपल लिखिए आप PUTT1 बटन, और आप देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग तक आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिक। आपको अपने आप से नहीं लिखना है कि मैं चलो एक एंगुलर ब्रैकेट बनाऊं, उसके अंदर पहले स्टार्टिंग टैग लिखूं और फिर एक एंगुलर टैग बनाऊं, उसके अंदर उसकी एंडिंग टैग लिखूं, ठीक है। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको बस लिख देना है जो भी टैग आपको यूज करना है। बटन के अलावा आपको जैसे टाइप करना है पैराग्राफ, भी टाइप कीजिए और सिंपल देखिए इसका एंडिंग और स्टार्टिंग टैग दोनों आपके पास आ जाए। उसके बीच में आपको देखिए ब्लिंक भी कर देगा जहां पे अपने कंटेंट्स को टाइप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के चीजें। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ दोस्तों VS कोड को, क्योंकि VS कोड में क्या आता है, VS कोड में कुछ ऐसे देखिए बिल्ट इन फीचर्स आते हैं जो हमें कोडिंग को काफी रैपिडली और काफी फास्ट तरीके से डेवलप करने में हमें काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट की अगर देखिए हम बात करें, हम कम से कम टाइम में अगर देखिए हमें डेवलप करना है तो हमें यहाँ पे अगर स्टार्टर है तो हमें VS कोड पे जाना चाहिए कि हमें ये काफी सारे टाइम क्या करता है, रिड्यूस करता है कोडिंग के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सॉरी देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है दोस्तों वो है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। तो जो दोस्तों पहली लैंग्वेज है वेबसाइट बनाने की वो है HTML। एटलीस्ट HTML के कुछ कोड्स तो आने चाहिए अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो, जैसे कि इनपुट फील्ड्स, बटन, पैराग्राफ, हेडर टैग्स, नैव बार, ये सब तो दोस्तों आपको आना चाहिए, ठीक है। HTML हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों इस तरह बेसिकली यूज करते हैं कि HTML के पेज के अंदर हमें कौन सा कंटेंट डिस्प्ले कराना है, ठीक है। चाहे वो इनपुट फील्ड हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ HTML के थ्रू हम ये सर्च बॉक्स, इन पे ये सर्च बटन, ठीक है, ये नैव बार, यहाँ के जितने एंकर टैग्स दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये इमेजेस डिस्प्ले जहाँ हो रही है, ठीक है, देखिए इमेज डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे देखिए हेडिंग आ रही है व्हाट इज MongoDB, ठीक है। तो ये सारे कहाँ ये हमें HTML से मिल रहा है, ठीक है। ये जो भी हमें मिल रहे हैं कहाँ मिल रहे हैं, ये हम HTML से मिल रहे हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक छोटी बड़ी वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं अपने एक स्टैटिक वेब पेज को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया देखिए मैं आपको क्या, ठीक है, यहाँ पे HTML थ्रू मैंने क्या किया, मैंने बटन बनाए हैं 2 ठो, ठीक है, मैंने हेडिंग लिखी है, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट बनाए हैं, ठीक है। ये सारे कंटेंट्स हमें कैसे डिस्प्ले करा पा रहे हैं वेब ब्राउजर पे, HTML के थ्रू ही हम वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले करा पा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है CSS, दैट स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का बेसिक यूज जो वेब डेवलपमेंट दोस्तों बस इतना सा समझिए कि आपका जो वेब पेज है जहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले, उस वेब पेज को एक लुक देने के लिए, स्टाइलिश बनाने के लिए, जैसे कि कौन सा कंटेंट किस पोजीशन पे डिस्प्ले होना है, उस कंटेंट का कलर क्या होना चाहिए, आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, बटन का क्या कलर होना चाहिए, बटन पे जब माउस देखिए होवर करे क्या होना चाहिए, सिंपली बटन पे देखिए माउस होल्ड कर रहा है, बैकग्राउंड व्हाइट हो जा रहा है, टेक्स्ट ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिंपल सा इस तरह का बैकग्राउंड में एक इमेज है, ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में है, तो इस तरह की चीजें हमें करने के लिए क्या हमें CSS की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अनदर पॉइंट जो टॉपिक है वो होता है दोस्तों बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा पर्टिकुलर एक्सेस कर दीजिए कि CSS के कोड को काफी कम या मिनिफाई करने के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर कई सारे क्लासेस प्री डिफाइंड होते हैं जिसके अंदर हमारे प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज अगर आपको समझाऊं कि आपको अगर इतना वेब पेज बनाना है, छोटा सा पेज बनाना है स्टैटिक वेब पेज, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक टेबल लेना पड़ेगा, टेबल के अंदर आपको ये टेक्स्ट लिखने होंगे स्टार्टिंग में, फिर इनको CSS के थ्रू इनकी पोजीशन सेट करनी होगी कि लेफ्ट से कितना स्पेस ले, राइट से कितना स्पेस ले, इनके बीच का स्पेस कितना है, ठीक है। ये टैग्स, ये एंकर लिंक का जो है टैग का कलर है, ये बैकग्राउंड जो कलर आ रहा है, ये जो सेंटर में आ रहा है, हमें काफी सारे दोस्तों देखिए CSS की कोडिंग लिखनी होगी, ठीक है। एटलीस्ट व्हाट वी कैन से दैट 100 लाइन कोड्स इतना वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बूटस्ट्रैप इसमें इस्तेमाल करते हैं तो कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस से हेल्प से हम CSS कोड को काफी कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें चाहिए लेट्स मेक आवर फ्यूचर ब्राइट, ठीक है, हमें चाहिए क्या
कि इसका कंटेनर का कलर ऑटोमेटिक क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो हम सिंपल से लिख देंगे बीजी डार्क, और यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड कलर है क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। इसके अंदर क्लास के अंदर जो भी लिखेंगे टेक्स्ट व्हाइट में डिस्प्ले चाहिए, सिंपल से टेक्स्ट व्हाइट, और हमें टेक्स्ट व्हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमारे बूटस्ट्रैप को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज अगर बात करूं मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, अगर इतनी बड़ी वेबसाइट आपको बनानी है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सीएसएस के थ्रू अगर हम इतनी बड़ी वेबसाइट बनाते हैं, देखिए इसको पहले सेट करना साइड बार को, फिर बीच में पेजेस को सेट करना, फिर इधर देखिए कलर देना, इसको सेट करना, काफी सारे सीएसएस कोड लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बूटस्ट्रैप का हम इस्तेमाल करें तो विद इन द मिनिमम सीएसएस कोड और बहुत कम टाइम में हम इस पेज को एटलीस्ट डिजाइन कर ही सकते हैं, बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का यूज इसीलिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। जावास्क्रिप्ट इज इवेंट बेस्ड क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है दोस्तों। ठीक है, इवेंट बेस्ड का मतलब, इवेंट बेस्ड का आप सिंपल से इतना मतलब समझिए कि जब भी हम किसी चीज पे करें क्लिक तो क्या हो, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है। ठीक है, अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे इनपुट फील्ड में क्या पैरामीटर सेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे हम टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ टाइप कर देते हैं और सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पे सर्च नहीं होगा, नो रिजल्ट फाउंड। ठीक है, तो सर्च करने के लिए और फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन का सिंपल सा मतलब मैं आपको समझा दोस्तों, इतना समझिए। यहाँ पे मैं आता हूँ flipkart.com में स्टार्ट करता हूँ वेबसाइट को। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करता हूँ, देखिए अब ये फॉर्म है ना, ये जो खुल गया है ये एक फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे जो इतना है ये एक फॉर्म है। अगर फॉर्म के अंदर मैं गलत नंबर डालता हूँ, ठीक है, मैं नंबर इनपुट करता हूँ 098765432 और यहाँ पासवर्ड को भी ले देता हूँ 123455। ठीक है, अगर मैं लॉगिन क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या दे रहा है, प्लीज इंटर वैलिड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे इसने ये भी डिनोट कर दिया कि इंडियन, जैसा कि इंडिया का नंबर स्टार्ट होता है अब वैसे नंबर पर टाइप कीजिए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अगर मैं अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर सही नंबर एग्जैक्ट नंबर टाइप करता हूँ 9876543210। ठीक है, और ये पासवर्ड सेम मैं देता हूँ। अब देखिए अब हमें वो मैसेज नहीं आएगा, अब हमें बताएगा कि आपको पहले इस नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए सिंपल जगह, देखिए यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद अस, प्लीज साइन अप। ठीक है, सिंपल से क्या, हमें सर्वर से एक मैसेज मिल गया कि आप रजिस्टर नहीं है, आप पहले इस नंबर से साइन अप कीजिए, यानी अपने आप को रजिस्टर कीजिए, तभी देखिए हम आपको लॉगिन करने का रजिस्ट्रेशन देते हैं, वरना हम नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसी करते हैं दोस्तों वैलिडेशन। ठीक है, हम जो भी फील्ड के हिसाब से जो भी उसके बैकएंड में रिक्वायरमेंट है, हमें उसी के हिसाब से डेटा को इनपुट करना होगा इनपुट टेक्स्ट में। ठीक है, इसे करते हैं दोस्तों वैलिडेशन। और भी कई सारी चीजें हो सकती है दोस्तों, जैसे कि सिंपल से लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए मैं आया index.html, यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इसकी बेसिक्स है, स्टैटिक वेब पेज जो कि मैंने बनाया था बहुत पहले। तो यहाँ पे मैं देखिए आता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे होम पे जो इफेक्ट है ये सीएसएस के थ्रू ये इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक न कि होवर मतलब उसके ऊपर कर्सर को ले जाना। ठीक है, क्लिक करने में देखिए क्या होता है, ये हमें अबाउट पेज के सेक्शन पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। सर्विस पे क्लिक करता हूँ, देखिए सर्विस के पेज पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। और कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए कॉन्टेक्ट के हमारे जो कॉन्टेक्ट के फॉर्म पे जो कि हमारे फूटर में ऐड है वो हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। अगर हम वापस अबाउट पे जाना चाहें, देखिए अबाउट के पेज पे हम रिडायरेक्ट कर दे रहा है। होम पे जाना चाहें, देखिए होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कि जावास्क्रिप्ट पे पढ़ो कोई भी इवेंट परफॉर्म हो या इवेंट जो कि चले तो उस इवेंट पे क्या हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए होवर करने पे हो रहा है, अबाउट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए कोई भी इवेंट में नहीं लगाया है, इसलिए कोई भी इवेंट परफॉर्म नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे इवेंट को ऐड किया है, इस पे क्लिक होने पे आपका ये चीज रन हो जाएगा। इसे कहते हैं इवेंट बेस्ड। ठीक है, हाँ इसमें एक टर्म और मैंने यूज किया था दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोस्तों अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि कुछ लोग को नहीं समझ आता, कुछ लोग को समझ आ सकता है, कुछ लोग को नहीं समझ आ सकता है, ठीक है, इसलिए अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग को स्टार्ट करेंगे तो उसी पे हम देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनदर जो रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो होती है PHP, दैट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, ठीक है, और ये बेसिकली सर्वर साइड की कोडिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आया था, मैंने जो कि यहाँ लॉगिन पे गया, मैंने नंबर टाइप किया, ठीक है, 9876543210 और यहाँ पे इंटर पासवर्ड 12345, ठीक है। यहाँ पे जब लॉगिन बटन पे आप क्लिक करोगे ना तो लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही ये आपके सर्वर पे इसको सेंड कर देगा और सर्वर क्या करेगा अपने डेटाबेस में इसको सर्च करेगा कि क्या ये मोबाइल नंबर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या ये पासवर्ड मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए लॉगिन किया मैंने, यहाँ सिंपल सा मैसेज आके यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद अस प्लीज साइन अप, देखा डेटाबेस में उसको ये नंबर मिला है तो उसने सर्वर से क्या कर दिया रिस्पांस भेज दिया कि ये नंबर आपने रजिस्टर नहीं किया है, आप पहले इस नंबर से रजिस्टर कीजिए, ठीक है। दोस्तों इस तरह की कोडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं PHP का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में क्लाइंट साइड नहीं सर्वर साइड पे जो भी परफॉर्म होना है उसके कोडिंग के लिए हम PHP का इस्तेमाल करते हैं। अनदर टर्म है दोस्तों MySQL, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जहां पे हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। सिंपल से समझ लीजिए हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएशन का मतलब ये है, अगर मैं आपको कॉपी पेन के बेसिस पे समझाऊं तो आपके अंडर में कितने एम्प्लॉयज हैं, उस एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और देखिए उसका आधार कार्ड नंबर, उसकी बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर, ये सारे के सारे क्या होते हैं हम कॉपी में एक कॉलम के रूप में, एक टेबल के रूप में क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो हम वैसे ही सेम चीज करते हैं बस विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर, और विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर हमें जो कि वो टेबल बनाने में हेल्प करता है, वो डेटाबेस बनाने में हमारी हेल्प होती है, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं दोस्तों। इसके आगे जो दोस्तों रिक्वायर्ड टूल्स है वो देखिए बेसिक रिक्वायर्ड टूल जो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए होनी चाहिए आपके लैपटॉप पे। आपके पास लैपटॉप पे डेस्कटॉप होना चाहिए, पैनटॉप भी होना चाहिए, एंड्रॉइड पे भी आप देखिए वर्क कर सकते हो, कुछ ऐसे टूल्स आते हैं एंड्रॉइड पे जिससे आप HTML कोडिंग कर सकते हो। हालांकि ये है कि उसके जो कीबोर्ड्स जो होते हैं दोस्तों थोड़ा सा टाइम टेकन होते हैं, ठीक है, टाइपिंग करने में, बट टिपिंग करते हैं ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके सिस्टम में पर्टिकुलर एक OS तो इंस्टॉल होना ही होना चाहिए, चाहे वो Windows 7 हो, 8 हो, 10 हो या फिर Linux हो, ठीक है, कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना ही होना चाहिए। ब्राउजर क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये ब्राउजर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों जो क्या करते हैं हमें वेब सर्वर पर पाए जाने वेब पेजेस को, कंटेंट को हमें डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, इंटरनेट से इंटरेक्ट करने के लिए हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम डेटा को रिट्रीव कर सके, इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों टूल है XAMPP और WAMP। XAMPP और WAMP दोस्तों हम जब सर्वर साइड की कोडिंग करेंगे यानी PHP की, तब हम देखिए इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिंपल सा हमें देखिए सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग करने के हमें एक सर्वर को एक्सेस करना पड़ता है, सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है, तो ये हमें अपने मशीन पे एक सर्वर क्रिएट करके ये दोनों सॉफ्टवेयर दे देते हैं जिसके थ्रू हम PHP की कोडिंग को रन कर पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, और मेरे चैनल एनालिटिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।